क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एक कर्व है जो 6y x³ + 2 की फॉर्म है। तुमने 11 से देखा था कि कर्व डायग्राम्स कैसे बन सकते हैं। जो स्क्वायर वाला होता है वो इस तरह से बनता है, जो क्यूब वाला होता है वो इस तरह से बनता है, यानी कर्व बनता है। ये भी क्यूब में है तो ये भी एक कर्व होगा जो लगभग ऐसे ऐसे कैसे ना कैसे तो जाएगा। तो ये क्यूब एक कर्व है और आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व में। Find point on the curve at which y coordinate is changing 8 times। इसका क्या मतलब है, चलो वो देखते हैं। कर्व किसी न किसी कार्टेशियन प्लेन में बनेगा। तो अगर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये y एक्सिस जो कि dy/dt होगा और यहीं पर ये जो x एक्सिस वाला है वो होगा dx/dt। तो वो कह रहा है जो y कोऑर्डिनेट की चेंजेस है वो 8 टाइम्स ज्यादा है x कोऑर्डिनेट के चेंजेस से। तो चेंजेस से तो यानी कि इन दोनों में देखा है कि dy/dt 8 टाइम्स है dx/dt। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की। सबसे पहले तो एक कर्व दिया हुआ है जो इस फॉर्म में है एंड आपको एक पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व में। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो पॉइंट कहाँ है, लेकिन इतना पक्का है कि y जो कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है किससे, x कोऑर्डिनेट से। ये आपको कहा है। पूछा क्या है, आपसे पूछा है एज अ तो पॉइंट फाइंड करने थे। तो अब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं तो पहले लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। नीचे नीचे के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले तो लेट एच के मान लें। लेट पी एच के इज ए पॉइंट ऑन गिवन कर्व। तो ये एक पॉइंट है इस गिवन कर्व पे, ठीक। और हमें दिया क्या है उस पॉइंट पे कि या फिर हम एक्स वाई ही एक पॉइंट मान लें क्योंकि सारे पॉइंट तो एक्स वाई होंगे। तो चलो एक्स वाई मान के देख लेते हैं, जल्दी हो जाए, सही में आ जाएगा। तो एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। तो आपने सबसे पहले आपके पास है इस बार जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इस कर्व की इक्वेशन है। बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो इस समय ये कर्व की इक्वेशन ही अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी कौन सी है, एक कर्व। तो आपने इसे डिफरेंशिएट किया है, किसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि t की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग ऐसे पढ़ते हैं। इसे चेंज हो गया, कितना टाइम चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स चेंज हो रहा है, ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है किससे, x कोऑर्डिनेट के चेंजिंग से। dx/dt ये आपको बात गिवन। तो रिस्पेक्ट तो जब इसके पैरामीटर कर्व के कौन कौन है, x एंड y, और वो पैरामीटर किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, t की रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेटली ये कर्व भी किसकी रिस्पॉन्स में चेंज होगा, t की रिस्पॉन्स में। तो आपने इसे करा तो ये आ गया dv/dt dy/dt, ये आ गया 3x² dx/dt प्लस में 2, ये कंप्लीट। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी किसकी, इसकी वैल्यू जो कि 6 × 8 dx/dt हो जाएगी। और ये तो 2, तो इसमें 2 का हमने जब डिफरेंशिएट किया तो खत्म हो गया था। तो ये हो गया आपके पास 3x² dx/dt। इससे क्या फायदा मिलेगा, दोनों साइडों से आपका dx/dt क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 6 8 जब 48 हो गया, 48 इक्वल 3x², ये आ जाएगा। तो x² कितना हो गया, 16। तो x कितना हो गया, ±4। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। तो व्हेन, अब आगे लेते हैं, x 4 है या फिर व्हेन x इक्वल है -4। जब 4 होगा पॉजिटिव का तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 464 प्लस का 2, तो y हो गया आपके पास 66/6, कट के आ गया 11। नेक्स्ट जब y -4 होगा तो 6y -64 प्लस 2, और नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास -62/6, कट के आ जाएगा। वो आपकी टेंशन है, काटो मत काटो। तो यानी आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए वो कौन आया, +4 के साथ आया 11, और जबकि -4 के साथ आया -31/3। तो ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर y एक्सिस जो y कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से चेंज हो रहा है कि वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज्यादा है। तो ये सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं, कहता है बैलून इज इन स्फेरिकल शेप। तो एक बैलून एक स्फेरिकल शेप में है
और उसका जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, मतलब उसका डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि डायमीटर तो रेडियस का सिर्फ डबल का रेशो रखता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट एक्स। तो डायमीटर खुद में एक पैरामीटर है जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, डायमीटर खुद में एक पैरामीटर है जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, और डायमीटर खुद किसके उसमें है, फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में, तो यानी वो एक्स की फॉर्म में चेंज हो सकता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूंगी तो डायमीटर चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे, और स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल है उसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉल्यूम भी एक्स पे ही डिपेंड करेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में हमसे मांगा है। तो सबसे पहले तो आपके पास डायमीटर ही है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 3/4, 2x प्लस में 1, ये तो होगा आपका रेडियस। अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का काम ही ये कर रहा है, तो चलो जी इसे भी लिख लो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यही आर, तो ये आर का क्यूब हो गया। अभी पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के बिहाफ में, जितना मैक्सिमम हो सकता है ये, तो ये हो गया 27 इसकी वैल्यू, और ये हो गया 64 पाई, और यहाँ पर 2x प्लस में 1 का होल क्यूब, कट सकता है 9 8, ये कितने से चला जाएगा 1 और 16, 64 है, 4 1 जा और 4 6 जा, तो 9/16 आ गया पाई, और 2x प्लस में 1 का क्यूब हो गया। फाइनली इतना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता था, इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब ले लेते हैं डेरिवेटिव, किसकी रिस्पेक्ट में लेने वाले हैं, एक्स की, क्योंकि हमसे कहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये है और एक्स की रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो 9/16 पाई 3 आगे आ गया, 2x प्लस में 1, फिर 2x प्लस में 1 का डेरिवेटिव हुआ तो कितना आ गया 2, तो 3 2 जा 6, वैसे तो कट सकता है, ये कट गया 8, तो 9 3 जा 27/8, और 12x प्लस में 1। अगर यहाँ पर एट द टाइम x की वैल्यू दी होती तो आप वो भी रखते, लेकिन आपको दी नहीं हुई है, तो आप सिर्फ लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखोगे, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है चेंज, लेकिन वो किसके हिसाब से रहा है, रेडियस यानी कि सेंटीमीटर अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो वो तो रेडियस ही अकॉर्डिंग का होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखो क्या दिया है, आसान है बहुत। उसने कहा है कि एक बबल है, बबल स्फेरिकल फॉर्म में ही होता है, तो एक बबल है और उसका रेडियस dr, उसका जो रेडियस चेंज हो रहा है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसका रेडियस इस अकॉर्डिंगली dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। और उसने है व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज, तो वॉल्यूम ऑफ बबल कैसे इंक्रीज होगा, तो सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन इसमें शायद काम किया कि बबल स्फेरिकल होता है, और तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतना पहले भी हो चुके हैं तो बहुत सारे सवाल इस तरह के, तो 4r³ हो गया, तो आपके पास आ गया dv/dt, हम r की रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो 4 × 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन r की रिस्पेक्ट नहीं थी, t की थी, तो dr/dt भी लिख दिया जाएगा। अब आपके पास 3 से 3 तो ये कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 3 जो कि हाफ है, dr/dt की वैल्यू हाफ थी, तो इससे कट गया, 2 आ गया। एक इंफॉर्मेशन और थी आपके पास उस समय कि r आपका 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर रख लो, तो सिर्फ क्या बचा 2 पाई, निकल क्या रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेक, यानी कि 1 सेकंड में वॉल्यूम बबल का इंक्रीज हो रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पाइप से, पाइप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये पाइप है, इससे आपने सैंड यानी कि रेत डालनी शुरू की है, और वो रेत ऐसी सी शेप ले रही है जमीन पे, सबको पता है ऐसी सी शेप लेती है, यानी एक कॉर्न की शेप ले रही है, ठीक है। आप डालते जाओगे, कॉर्न का इंक्रीज होता जाएगा, क्या क्या इंक्रीज होता रहेगा, हाइट भी इंक्रीज होता रहेगा, रेडियस भी इंक्रीज होता रहेगा। डेफिनेटली जब आपने सबसे पहले डाला होगा तो इतना छोटा सा कॉर्न बना होगा, फिर थोड़ा बड़ा बना होगा, फिर और बड़ा बना होगा, तो इस तरह से हाइट और रेडियस दोनों चीजें क्या हो रही होंगी, इंक्रीज हो रही होंगी। तो 2 पैरामीटर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इस समय वॉल्यूम को, h और r, लेकिन अब उसमें इंफॉर्मेशन कैसे है वो देखते हैं। तो आपको इस बार जो चीज निकालनी होती है मोस्टली dv का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, वो गिवन था। तो उसने कहा है जो वॉल्यूम का रेट है चेंजिंग का वो ये है,
यानी हर सेकंड ये इसका वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है, ये आपको गिवन है। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है। और एक इंफॉर्मेशन और है कि हमेशा जो हाइट है वो 1/6 ऑफ रेडियस बढ़ रही है, जाकर मिट्टी ऐसे बिछ जाती है तो रेडियस ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो 1/6 ऑफ रेडियस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर रेडियस 12 हुआ, रेडियस कितना हुआ, रेडियस अगर 12 होगा तो हाइट सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी, क्योंकि मिट्टी ऐसे फैलती चली जाती है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो ऑलवेज इस रेशो में बढ़ रही है रेडियस से, यानी 1/6 के रेशो में। आपसे कहा है हाउ फास्ट हाइट ऑफ द कॉन इंक्रीज, हाइट कॉन की किस स्पीड से बढ़ रही है। यानी कि आपसे पूछा क्या होगा, dh/dt। तो हाइट ऑफ कॉन किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, तो हाउ फास्ट हाइट ऑफ कॉन इंक्रीज। तो हाइट ऑफ कॉन इंक्रीज किस फॉर्म में हो रहा है, जब आपकी हाइट कितनी दी है, 4 दी। तो आपको ये पक्का पता चल गया कि dh/dt निकालना है, ठीक है। अब हमारे को फिर क्वांटिटी जो थी इस बार वो क्या थी, वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम जो कि है क्या, ये कॉन की फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है। अब हम पे दो पैरामीटर हैं, रेडियस भी और हाइट भी, और हमें इन दोनों पैरामीटर के बीच में रिलेशनशिप भी दे रखी है कि h इक्वल जो है 1/6r है। यानी कि मैं इसमें से एक को कम कर सकती हूँ, यानी r की या h की वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती है, या तो h की वैल्यू रख दूं या r की रख दूं। मेरी चॉइस है या नहीं, क्योंकि आंसर h की फॉर्म में चाहिए, यानी h तो चाहिए, तो r का क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने r की वैल्यू पुट करी, जो कि क्या बन जाएगी तुम्हारे लिए 6h इक्वल r हो गया। तो आपने यहाँ पर r की वैल्यू पुट करी, तो ये हो गया पाई, r की वैल्यू है 6h, यानी कि 36h², और एक h पहले से है तो क्यूब हो गया, ये 12h³। अब निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये था आपके पास पाई और 3 पावर है, तो 3 पहले से 12h² हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया 12, और इसकी वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर अब हमने डिफरेंशिएट किससे किया, t से, तो ये लिखना ना भूले कि यहाँ क्या आएगा, dh/t। क्यों आ रहा है dh/dt, क्योंकि हम कर तो केस में रहे हैं, वेरिएबल हमारा रिस्पेक्ट क्या है, t, जबकि वैसे पैरामीटर क्या है, h। तो हम h से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन h था नहीं इस समय करने के लिए, तो dh/dt भी लिखा जाएगा। लिख लिया, तो हमने इसको कर दिया। अब सॉल्व कर दिया तो 36, यहाँ पर भी वैल्यू रख दो, सामने कितनी वैल्यू थी 12, और ये नीचे आ जाएगा 3 पाई 12h², ये सब नीचे आ गया। तो dh/dt ही तो चाहिए था, ये मिल गया। अब आपको जो दे रखा है, पहले तो 12 से 12 भी कट गया, और h की वैल्यू दे रखी है, कितनी थी 4, तो 4 यानी कि 16 3 48 पाई। ये हाइट बढ़ रही है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dh/dt कितना हुआ, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक हमने एक पाइप के जरिए सैंड को जमीन पर डाला, तो वह कॉन की शेप लेता जा रहा था, और वो कॉन में लगातार रेडियस और हाइट दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन हाइट इस रेशो में इंक्रीज हो रहा था, 1/6r के रेशो में इंक्रीज हो रहा था। तो आपसे पूछा गया था हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, यानी dh/dt कितना होगा जब आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, जब कॉन की हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो v था, जिसको हमने 1/3 πr² लिख लिया, लेकिन h जो है वो खुद किसी की फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने h यहाँ पर r की वैल्यू निकाल के डाल दी। r ही की क्यों डाली है, उसका रीजन है क्योंकि h तो हमसे डिमांडेड है, जो चीज डिमांडेड है उसे रिमूव तो कर नहीं सकते, तो r डिमांडेड नहीं था, इसलिए हमने एक पैरामीटर कम कर दिया और r की वैल्यू पुट कर दी और इसे कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। 15 और 16 दोनों एक ही थीम पे हैं, और इसका मेन वर्ड है मार्जिनल। तो मार्जिनल एक वर्ड है जिसमें क्या कहते हैं, चलो वो समझाते हैं। जैसे आप आज कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हो और उसकी कॉस्ट आती है आपको 100 रुपीज, लेकिन कुछ भी रीजन से, हो सकता है लेबर कॉस्ट बढ़ गई हो सकता है आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया हो, और अब आपको जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 120 रुपीज पड़ रहा है, तो 20 रुपीज आपका कॉस्ट चार्ज बढ़ गया, 20 रुपीज आपका कॉस्ट चार्ज इंक्रीज हो गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है 20, ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट। सेम हियर, ये भी क्वेश्चन मार्जिनल पे है, तो यहाँ पर रिवेन्यू होता है प्रॉफिट एक तरह का, तो आपको ये प्रॉफिट हो रहा है
लेकिन किसी भी तरीके से आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक गए या आपकी प्रोडक्ट में मतलब कम खर्च आता है, आप ज्यादा सेल हो रही है, तो आपको जो रेवेन्यू में जो आपका बदलाव आया है, अगर आपको पहले 100 रुपए प्रॉफिट होता था, अब 120 रुपए प्रॉफिट होता है, तो जो 20 रुपए है वो आपका मार्जिनल रिवेन्यू है। तो ये दोनों एक ही थीम पे चलते हैं और मेनली एक ही वर्ड दोनों में आता है, मार्जिनल वर्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना या मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का फार्मूला सिंपल सा होता है कि है क्या ये चेंज है, किस में चेंज है, रेट में चेंज है, उसके कॉस्ट में। तो इस तरह जो क्वांटिटी का काम कर रहा है वो तुम्हारा है कॉस्ट। क्वांटिटी क्या है? कॉस्ट। और कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि कॉस्ट किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट दी है इस फॉर्म में, कॉस्ट इस फॉर्म में दी है जिसमें जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तुम कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाते हो, यानी कि जैसे तुमने तुम्हारे जो प्रोडक्ट है वो 17 है, तो 20 है, 25 है, 500 है, कितने प्रोडक्ट्स आप बनाते हो वो नंबर ऑफ यूनिट को शो कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट होता है इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, जो आपको फाइंड करनी है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं। तो ये सबसे मेन वर्ड है आपके लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? तो आपको सी दे रखा है, तो चलो इसको चेंज निकालते हैं। किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे ही डिपेंड कर रही है। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट हो गया। तो आपके पास आ गया, पहले इसको डिफरेंशिएट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.021 एक्स स्क्वायर 0.006 और ये सिर्फ 15, ये आ गया। अब आपको दे भी रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी रखनी है इस बार? 17। तो आपको तब बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, दोनों सेम वर्ड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट आपको बताना है जब आप 17 यूनिट बनाते हो तब कितनी होती है। तो आपके लिए एक्स 17 है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, तो 021 मल्टीप्लाई 289 0.0, यहाँ पर एक्स भी आना था 0.006 और एक्स की वैल्यू है 17 प्लस में 15। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन तो तुम सेल्फ कर ही सकते हो, वो कर लेना। क्लियर हो गया सबको? तो मेन मुद्दा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पे आता है, आपके क्वेश्चन में भी आपको इस बार जो दिया है वो रिवेन्यू दिया है, रिवेन्यू प्रॉफिट जो इस फॉर्म में दिया है, यानी एक्स की फॉर्म में दिया है। एक्स यहाँ भी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ही है, और मार्जिनल रिवेन्यू चाहिए, यानी कि रिवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो क्या होता है मार्जिनल रिवेन्यू? वो देखें, मार्जिनल रिवेन्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में किस रेट से चेंज आ रहा है उसे मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। तो आपने निकाला मार्जिनल रिवेन्यू के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? डी आर एक्स, किसकी? उसमें एक्स की रिस्पेक्ट में 26x प्लस में 26, ये आ गया। जबकि एक्स अगर आपको वैल्यू दी है तो आप रख लो और वैल्यू रखोगे। तो आपको जैसे एक्स दिया हुआ था कि एक्स 7 है, नंबर ऑफ आइटम 7 है, तो आप यहाँ 7 वैल्यू डालोगे, 26 7 और 26 आपके लिए कॉमन आ सकता है, 7 प्लस में 1 है, 26 और 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसके कोई एसआई यूनिट नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये आपको रिवेन्यू शो कर रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू। लास्ट 2 क्वेश्चन है और दोनों ही एमसीक्यू है, लेकिन आपको करने से मतलब है। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए उसे, यानी कि DA बाय DR चाहिए, उसने कहा रिस्पेक्ट आर की को, तो उसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस और R6 दिया। तो सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो फिर आपकी जो क्वांटिटी है वो है एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। रिस्पेक्ट आर की ही डिमांडेड है, तो आर की रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, तो 2 पाई आर आ गया। आर वैल्यू कितना था? 6, वैल्यू पुट करोगे तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इज द चेंज ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा मार्जिनल रिवेन्यू वाला है, लास्ट वन। ये भी तुमने अभी रिसेंट किया कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है, जबकि रिवेन्यू ये दिया हुआ है
मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आर एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर एक्स का मतलब क्या होगा, डी आर एक्स अपॉन में डी एक्स। तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस में 36x, और आपको दिया हो कि x कितना दिया है, तो x आपको दिया होगा 15, तो आप 15 वैल्यू पुट कर दो। अब अगले उसमें वैल्यू पुट करोगे तो 6 कॉमन भी ले लो, फिर 36 यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस में 6 15 है प्लस में 6 है 21 मल्टीप्लाई 6 हो गया 6 और 126, तो 126 ये आपका रेवेन्यू है, यानी आपका प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब समझ में आया, अगर पहले उस बंदे को 1000 रुपए प्रॉफिट होता था, रेवेन्यू मिलता था, तो अब उसे 1126 रुपीज मिलेगा। मतलब उसके रेवेन्यू में भी इतना चेंजेस आ गया, यानी उसका रेवेन्यू इतना इंक्रीज हो गया। ये कभी कभी डिक्रीज में भी हो सकता था, अगर माइनस होता तो उसको नुकसान होता। 100 रुपीज वो पहले कमाता था, अब उससे कम कमाता होगा।